वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करेंगे रेडिएशंस के लॉ हम पढ़ेंगे। रेडिएशन के लॉ पढ़ने से पहले आपको रिमोट सेंसिंग के लिए बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए, हम जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में जो भी है इसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एक्स्ट्रा, हम ए टू जेड यानी ज़ीरो से एडवांस लेवल तक अच्छे से समझेंगे। तो इसमें बहुत सारे कंटेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर इसका कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी बना के दे दूँगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या आप जनरली रिमोट सेंसिंग के बारे में जानना चाहते हैं या इसके और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको सब कुछ समझाया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखिए हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखिए, आप बोलेंगे आप सोच रहे होंगे अगर ये गेट एग्ज़ाम की इसमें प्रिपरेशन हो रही है या इसरो एग्ज़ाम की, तो उसमें तो न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल होते हैं, हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। और बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके बारे में, अगर हमें ये अंडरस्टैंड है, हमें ये पता है, तो उसी के बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फाइंड करेंगे, है ना। तो हमें ये समझना है सबसे पहले, और हमें कुछ चीज़ें इसमें याद भी रखनी है। हमें अंडरस्टैंड तो करना ही है कॉन्सेप्ट, देखिए हमें समझना तो है, समझ आ गया, लेकिन उसके बाद हमें याद भी करना है, क्योंकि हमें अपने ब्रेन में वो याद करके रखना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में हमें याद रखना है, समझना है, उसको फिर अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, फॉर्मूलाज अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें नोट करते जाइए आप कॉन्सेप्ट। अगर फॉर्मूला है या कोई जैसे वैल्यूज़ हैं वो लर्न करनी होंगी, जैसे स्पेक्ट्रम, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की जो वैल्यूज़ हैं कि भाई किस रेंज में है, ये सब विजिबल की क्या है, थोड़ा बेसिक फिजिक्स है, आपको ये आना चाहिए। तो एनर्जी देखिए यहाँ पर ये समझेंगे हम फोटॉन्स एनर्जी, कि एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। आप न्यू बोलो, इसे वी भी बोल सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए पता क्या हुआ कि जो एनर्जी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के। ओके, सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपको समझ में आ रही है, एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है वेवलेंथ के। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेवलेंथ जब बढ़ रही होती है तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एच क्या है, ये कांस्टेंट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इक्वेशन बनाने के लिए प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पर आया है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, अब हम इसका थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्पीड ऑफ लाइट रिलेशन, मैंने रिलेशन की बात की, यहाँ पर किसका रिलेशन की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट। तो सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोटोन एनर्जी फॉर्मूला देखना, ये क्या है। देखिए एनर्जी का मैंने अभी बताया, जैसे कि इज इक्वल टू एच इज प्लैंक कांस्टेंट और न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। ई जो है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये एच सी कहाँ से है, सी बाई लैम्डा क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू था, अगर यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड निकालें तो लैम्डा बाई सॉरी सी बाई लैम्डा होता है ना आपका, ये सी बाई लैम्डा वही है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही है ये सी बाई लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कम हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो उसी का ये इसको वो, ठीक है, इसको फाइंड किया है इक्वेशन को, और यहाँ पर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनता है, फोटो एनर्जी फॉर्मूला से हम कहेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप देख लो क्या होती है, कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो इसको नोट कर लेना, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, बस आप थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, इसकी वैल्यूज़ देख लो। ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है,
अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है, ये बात करता है टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ। ये कहता है कि जहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगा ना, वहाँ टेम्परेचर कम होता है। ओके, समझ में आ रही है? तो वी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये आपका वेन कांस्टेंट है। इसका वैल्यू जो है 2898 माइक्रोमीटर में है। अगर ये माइक्रोमीटर में नहीं दिया है आपको, सो मीटर में है 2.898 10⁻⁴ इसकी वैल्यू होती है 2.898, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर इंटू कैल्विन इसका वैल्यू है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि वाटर और रेड सोइल, इनके लिए जो ग्राफ बन रहा है, देखो ये ग्राफ ध्यान से देखो आप, इस ग्राफ को भी समझ सकते हो आप यहाँ पर, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये जो फॉर्मूला है इसका याद रखना, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है, इसका भी देखिए सिग्मा जो है ये भी कांस्टेंट ही है, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट बोल सकते हैं हम, 5.67 10⁻⁻8 W डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर माइनस इनवर्स। अभी हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। स्क्रीन पे आप देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लॉ है, इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। देखिए ये जो सभी लॉ है ना, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट पर हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी ऐसा आइडियल ऑब्जेक्ट जो 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, पहली बात। सेकंड, 100% रेडिएशन एमिट करे। एंड थर्ड थिंग, कोई रिफ्लेक्शन ना हो। दिस इज प्योर ब्लैक बॉडी। ओके, रियल लाइफ में परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता है, एक्चुअली में रियल लाइफ में नहीं होता है, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसमें एक किरचॉफ्स लॉ भी आता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर इज़ ए गुड एमीटर। जो गुड ऑब्जर्व करता है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्व करता है ना, वो उतना ही एमिट करेगा। अगर 100% ऑब्जर्व कर रहा है, वो 100% एमिट करेगा, जैसे ब्लैक बॉडी करती है। पर रियल लाइफ में ये ऐसा है नहीं, ठीक है। ये आइडियली हम पढ़ते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्विटी हाई है उसका एमिसिविटी भी हाई होगा। एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। ओके, ये लॉ थर्मल रिमोट सेंसिंग में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्लैंक लॉ जैसे है, अब देखो प्लैंक रेडिएशन लॉ, इसको हम प्लैंक रेडिएशन लॉ भी कहते हैं, प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ भी कहते हैं, स्पेक्ट्रल रेडियंस लॉ भी कहते हैं, क्वांटम रेडिएशन लॉ भी कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, रेडियंस और रेडिएशन ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। रेडियंस होता है जो एमिशन होता है ना, जो एनर्जी आपकी एमिट करती है, वो जो उसको हम रेडियंस भी कहते हैं, ठीक है। और रेडिएशन आपको पता ही है, जो भी सनलाइट से आपको रेडिएशन इंसिडेंट आपको रेडिएशंस अर्थ तक पहुंचती है ना, अर्थ सरफेस पर, तो उसको हम रेडिएशन कहेंगे। ओवरऑल जितनी भी टोटल रेडिएशंस आपके अर्थ सरफेस पे पड़ती हैं, पर रेडियंस जो है वो एमिशन के टाइम जो भी आपकी एनर्जी होती है अलग अलग बैंड्स पे आपको दिखती है, वो रेडियंस होती है। ये याद रखना आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक बॉडी एमिशन वर्सेस वेवलेंथ, अब देखो प्लैंक लॉ में ना, आप एक यहाँ पर ग्राफ देखिए, स्पेक्ट्रल रेडियंस और वेवलेंथ के बीच में, ये समझना ज़रूरी है। प्लैंक लॉ बताता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करता है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर टेम्परेचर पर ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर मैक्सिमम एमिशन होती है। आप देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हो कि वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पर आपकी एनर्जी है, स्पेक्ट्रल रेडियंस है। ओके, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, कर्व ऊपर जाएगा, तो यही ये बता रहा है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, सेकंड इज यू वेन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, टेम्परेचर और पीक वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल, जो मैंने बताया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ कम होगी, वही है। और इसकी जो वैल्यू है V = 2.897, ठीक है, टू पॉइंट, अगर हम इसको मीटर में लिखें, ये तो माइक्रोमीटर में है ना, 2898 माइक्रोमीटर। अगर इसको पॉइंट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट में लिखेंगे, 0.898 10⁻³ mK। अब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर होने पर शॉर्ट वेवलेंथ पीक होगी,
लो टेम्परेचर है, लॉन्ग वेवलेंथ पीक, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। जैसे सन कितना मान लीजिए 6000 केल्विन टेम्परेचर है, तो पीक विजिबल रीजन में, ठीक है। अर्थ जो है 300 है केल्विन, पीक थर्मल इंफ्रारेड में। इसी वजह से हम अर्थ को थर्मल इंफ्रारेड में डिटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता क्या है, मतलब व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? टोटल एनर्जी एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4। आपकी जितनी भी एनर्जी एमिट हो रही है वो उसके जितना भी होगा उसका टेम्परेचर 4 पावर रखेगा। क्या आपको समझ आई इस बात को? अगर मान लीजिए आपका एनर्जी जो है वो 2 है कुछ, है ना, एनर्जी जो है 2, 3, 4 कोई भी ऐसे मान के चलिए, इतनी एनर्जी आपकी एमिट हो रही है, तो उसका पावर जो होगा 2 है, तो टेम्परेचर का कितना होगा? 4th पावर। एनर्जी 2 है और टेम्परेचर भी 2 है, पर टेम्परेचर 2 नहीं होगा, 2 रेज पावर 4 कीजिए, क्या होगा? 16 पावर। एनर्जी 2 है तो टेम्परेचर 16 पावर रखेगा, तो ये इतना बढ़ेगा। सोचो, मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन या जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो यही कह रहा है कि एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर 4 टाइम बढ़ेगा। बस यही, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा मान लो, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, पावर 4 रिलेशन, यही है। ओके, ये लॉ सरफेस टेम्परेचर कैलकुलेशन में यूज़ होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, या एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर इतना पावर ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये इसका यही है। टोटल एमिटेड एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, आप ग्राफ देख सकते हो, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हो। एनर्जी यहाँ पर स्पेक्ट्रल रेडियंस हम देख सकते हैं, और टेम्परेचर आप एक्स एक्सिस पर देख सकते हो। तो देखो टेम्परेचर अगर ये बढ़ रहा है तो एनर्जी भी किस तरह से हाई जंप मार रही है। ओके, फोटोन से एनर्जी फॉर्मूला मैंने ये बताया आपको, फोटोन एनर्जी फॉर्मूला H/V, या न्यू कुछ भी बोल दीजिए, वेव रिलेशन, ठीक है। वेव वही, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, लाइट वेव रिलेशन। तो इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।